हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 12 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेज मल्टीपल प्लीज इन सुप्रीम कोर्ट। नाउ व्हाट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो 1991 में आया। 1991 के अंदर ये लॉ आया और इसने बोला कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जो जैसे थी वो वैसे ही रहेगी। और डेट क्या सेट करी? फ्रीज कौन सी डेट करी? 15 अगस्त 1947, जब हम इंडिपेंडेंट हुए। राइट। तो अब यहाँ पर बहुत सारे पिटिशन आ रही हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, इसको रिमूव करके मॉस्क बनाया गया है। तो वो अब वो कह रहे हैं कि आप इस चीज को रोकिए। तो चैलेंज कर दिया, ये लॉ को ही चैलेंज कर दिया कि ऐसे कैसे फ्रीज कर दिया। ठीक है ना। तो पढ़ेंगे, मल्टीपल पार्टीज मूव टू सुप्रीम कोर्ट ऑन द ईव ऑफ अ स्पेशल बेंच हियरिंग पिटिशन चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ प्लेसेस वर्शिप एक्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल पार्टीज, multiple parties sorry multiple parties move to Supreme Court to be included into the hearing of petitions challenging the validity of places of worship एक्ट 1991। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो वैलिडिटी है कि ये एक्ट आया तो आया कैसे, इसको चैलेंज कर रहे हैं। राइट। तो नाउ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या करता है? ठीक है ना। प्रिजर्व द करेक्टर ऑफ religious places as they existed on 15th August 1947। तो मतलब जो रिलीजियस प्लेस जैसा था, जहाँ टेम्पल था 15 अगस्त 1947 को वहाँ टेम्पल रहेगा, जहाँ मॉस्क था वहाँ मॉस्क रहेगा। तो अब यहाँ पर पार्टीज कौन कौन सी ऐड हो रही हैं? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट हरीश बिरान सेड दैट सिंस 1991 एक्ट प्रोटेक्टेड सेकुलरिज्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कह रहे हैं कि जो 1991 का एक्ट है वो सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए, एंड सिंस सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म क्या है? इट इज पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। एंड वो कह रहे कि बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। ठीक है ना। तो सेकुलरिज्म क्या है? दैट स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। तो इसलिए पार्टीज जो है उसका पार्ट बनना चाहिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसके अंदर कौन सा एक्ट चैलेंज किया हुआ है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या करता है? 15 अगस्त डेट सेट कर देता है कि जो करेक्टर है, रिलीजियस करेक्टर है, वो चेंज नहीं हो सकता, जो एग्जिस्ट करता है वैसा ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। आर ड्राइव अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो मैनुअली क्लीन करे जाते हैं सुअर्स। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हम इसके पीछे रहेंगे, हम अल्टीमेटली इसको एंड करके रहेंगे। और इससे लोगों की डेथ होती है ऐसी एस्फीजिया से, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब सुअर साफ करते हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की हम खत्म करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडियन साइंटिस्ट डेवलप नोवेल जीन थेरेपी टू प्रोवाइड वन टाइम सोल्यूशन फॉर हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होता है? हमारे कहीं कट लगता है, ठीक है, क्लॉट हो जाता है, जम जाता है खून, है ना। बट कईयों के ये जमता नहीं है, ठीक है, ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हेमोफीलिया। तो साइंटिस्ट इन इंडिया हैव रिपोर्टेड सक्सेस विद यूजिंग जीन थेरेपी टू ट्रीट सिवियर हेमोफीलिया ए। ठीक है, लिखेंगे साइंटिस्ट in India have reported success with using gene therapy to treat severe hemophilia A। ठीक है ना। हेमोफीलिया ए जो है, हेमोफीलिया क्या है? अ रेयर हेरिडिटरी कंडीशन
ठीक है ना। फॉल्टी जीन रिजल्ट्स फ्रॉम, किसकी वजह से होती है कि जीन्स जो हैं वो फॉल्टी हैं, ठीक है ना। फैटल ब्लीडिंग एपिसोड्स, ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो रुकती नहीं है, ठीक है ना। अब वो सिंगल जीन थेरेपी से ये हो जाएगा। तो ट्रायल वाज लेड बाय लिखेंगे, ट्रायल लेड बाय आलोक श्रीवास्तवा of the Center for Stem Cell Research, that is CSCR, ठीक है ना। यहाँ पर ये कंडक्ट हुआ है और इसमें क्या होगा, इसके अंदर कॉलेज इन वेलोर एंड फाइनेंशियली सपोर्टेड, कॉलेज इन वेलोर लिखेंगे एंड फाइनेंशियली supported by Union Department of Biotechnology, ठीक है ना। टिपिकल कंडीशन, अब इसमें इंजेक्शन होगा एक ही बार में, ये वन टाइम सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। इट इज क्या है, ये वन टाइम सोल्यूशन है, ठीक है। जीन थेरेपी वन टाइम सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि हेमोफिलिया जो है वो क्या बीमारी है, हेरिडिटरी बीमारी है, ब्लीडिंग होती है इसमें, ठीक है ना, क्लॉट्स नहीं बन पाते हैं। सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च वेलोर में जीन थेरेपी करी है जो सक्सेसफुल हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली कॉमन वर्जन कंडीशन इज कॉज्ड बाय, अब ये जो कंडीशन है ये कॉज कैसे होती है लिखेंगे, हेमोफीलिया ए is caused by the absence of a blood clotting factor called factor 7। क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है, फैक्टर 7 जो है वो नहीं होता है, तो इसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। खून निकलता है तो ब्लड क्लॉटिंग होती है, इन लोगों में नहीं हो पाती है और ये डिजीज है। ओके फाइन, उसके बाद आगे चलेंगे। एससी सीक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम गुरुवायूर पैनल ऑन उदयाष्टमना पूजा प्ली। द सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम गुरुवायूर देवास्वाम मैनेजमेंट कमिटी ऑन अ प्ली चैलेंजिंग अ डिसीजन टू स्टॉप उदयास्थामना पूजा इन वृश्चिक का 81 डे फॉर द सेक ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस। तो पब्लिक कन्वीनियंस, पब्लिक को प्रॉब्लम होती है इस पूजा से, तो पूछ रहे हैं, बट ये ओल्ड ट्रेडिशन है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम गुरुवायूर देवास्वाम मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है ना। क्या, किस चीज को, चैलेंजिंग और डिसीजन, प्ली चैलेंजिंग अ डिसीजन टू स्टॉप। तो यहाँ पर वो पूजा स्टॉप करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस कमिटी ऑन अ प्ली चैलेंजिंग अ डिसीजन टू स्टॉप। अब यहाँ पर पूजा स्टॉप कर दी गई है क्योंकि पब्लिक कन्वीनियंस की वजह से। तो अब वो कह रहे हैं, अभी इसको हम लिखेंगे नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा एमसीक्यूज में, तो इसको नहीं लिखेंगे अभी। अगर इसको बहुत बड़ा इशू बना ना फिर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इतने बड़े बड़े नाम याद करने आपको डिफिकल्ट हो जाएंगे। सुब्रमण्या भारतीज थॉट स्टिल इंस्पायर अस। नाउ हु इज दिस गाय? Prime Minister Narendra Modi on Wednesday released a compendium of complete works of, लिखेंगे PM Modi released compendium of complete works of great Tamil poet and freedom fighter Subramania Bharati। तो सुब्रमण्य भारती वॉज अ तमिल पोएट एंड अ फ्रीडम फाइटर, ये हमें पता चल गया। उनकी बुक जो है वो रिलीज करी है,
ठीक है ना। अब बुक का नाम क्या है? कंपेडियम, 23 वॉल्यूम सेट, ठीक है ना। अब ये कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय सीनी विश्वनाथन and published by Alliance Publishers। अलायंस पब्लिशर्स ने इसको पब्लिश करा है। हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमें आ सकता है वो ये है कि सुब्रमण्यम भारती जो है वो कौन थे, ठीक है। और ये आ सकता है किसने उनकी कंपेडियम रिलीज करी, पीएम ने किसकी कंपेडियम रिलीज करी दिसंबर के अंदर, पोएट की, किस पोएट की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहता है तो ये बता पूछ सकता है कि किसने कंपाइल करी। ये बहुत लेस एक्सपेक्टेड है बट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तो याद कर लेना इसको। In a move that is unprecedented in India's parliamentary history, 60 members of Rajya Sabha has expressed a loss of confidence in chairman, ठीक है। 60 members of Rajya Sabha have expressed a loss of confidence in the chairman Jagdeep Dhankar. Now, one question that is very, very important here is ki who is the chairman of Rajya Sabha? Who is the chairman of Rajya Sabha? It is the Vice President of India. तो question format में लिखेंगे who is the chairman of Rajya Sabha? It is Vice President of India. कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है ना। इज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको ये कुर्सी मिलेगी, ठीक है। Now, these members of parliament from opposition have given notice for a resolution seeking his has given notice for a resolution. इन्होंने क्या किया? Given notice for a resolution seeking his removal from the office. तो वैसे तो ये पास नहीं हो पाएगा क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं है, बट हाँ ये हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें थी जो धनकर जी जो हैं उन्होंने कांग्रेस या ऑपोजिशन को नहीं बोलने दी, बट बीजेपी वाले जब बोलने लगे तो उनको बोलने दिया, ठीक है ना। तो अब वो है तो बीजेपी की बट ही हैज टू बी न्यूट्रल, ठीक है। तो 60 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैज एक्सपेक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हुम, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट जगदीप धनकर हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। On November 29, 2024, while introducing all terminally ill adults End of Life Bill 2024-25, the Assisting Dying Law, to the British House of Commons, the Member of Parliament Kim Leadbeater told a rather distressing story of an agonizing death. अब यहाँ पर यूके के अंदर this is a very very important question that can be expected, so बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। कौन सा बिल पास हुआ है यूके में? Terminally ill adults End of Life Bill 2024-25, the Assisted Dying Law, ठीक है ना। ये कहाँ पर पास हुआ है? ये कहाँ पर है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में आया था ये, मतलब यूके का बिल है बेसिकली। ये सब छोड़ो, ये नहीं लिखना तो मत लो। कहाँ का लॉ है? लॉ ऑफ यूके, ब्रिटेन। अब यहाँ पर जिनकी बहुत बुरी हालत हो गई, पता है कि वो मरेंगे, बट उनकी मौत जो है वो बहुत ही दर्दनाक है, उनको आसानी की डेथ देने के लिए ये लॉ लेकर आए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक ओल्ड म्यूजिक टीचर थे, ठीक है, उनको कैंसर हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड हिज बाइल डक्ट कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उनकी बॉवल मूवमेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी। इसकी वजह से उनकी वॉमिटिंग में फीकल जो हम पीछे से निकालते वो आगे से निकलने लगा। कितनी बड़ी बात है। 5 घंटे उन्होंने वो वॉमिटिंग करी एंड इवेंचुअली जब एक वो फंस गई एंड देन ही डाइड। तो उनकी वाइफ ने बोला डॉक्टर्स को मेरी हेल्प करो, बट नथिंग। तो उन्होंने कहा ऐसी डेथ देखने से अच्छा ये ट्रॉमा जो जिनकी डेथ हुई उन्होंने भी देखा, उनके परिवार ने भी देखा, इससे अच्छा उनको कोई इंजेक्शन देकर डेथ देना ज़्यादा बेटर है।
The draft or law which gives terminally ill adults in England and Wales with less than 6 months of life the right to die once they have a request signed off by 2 doctors and a High Court judge was intensely debated. Eventually, the bill was passed. ये बिल पास हो गया. Now it is no more a bill. तो यहाँ पर यूके ब्रिटेन का बिल है. ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने. किसका है ये? यूके ब्रिटेन का लॉ है. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वुड बी अ क्वेश्चन. ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं? गिव्स terminally ill adults in England and Wales with less than 6 months to live the right to die once they have a request signed off by 2 doctors and a high court जज. अब यहाँ पे हमको क्या याद रखना है? सबसे पहले नेम ऑफ द बिल. द बिल इज नेम टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल 2024-25. सो राइट, टर्मिनली इल एडल्ट्स कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा? इंग्लैंड और वेल्स में. जिनके पास लेस देन कितना टाइम बचा है? 6 महीने से कम, हैव अ राइट टू डाई. ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए होगा? परमिशन क्या लगेगी? 2 डॉक्टर्स की परमिशन लगेगी और हाई कोर्ट जज की परमिशन लगेगी, तब ये हो सकता है. बिल वॉज पास्ड, बिल हैज बीन पास्ड, बिल हैज बीन पास्ड. अब बिल पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? बिल जब पास हो जाता है वो लॉ बन जाता है. क्लैट में क्वेश्चन आया था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कि बिल जब पास हो जाता है, बिल क्या है? प्रपोजल, कि लॉ ऐसा सा होना चाहिए, और जब वो डिस्कशन होकर पास हो जाता है वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है. और जब वो लॉ बन जाता है तुम्हें और मुझे वो फॉलो करना पड़ता है. राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. दिस इज गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम्स फॉर श्योर. अब उसमें इंडिया क्या क्या वर्जन है? इंडिया के अंदर एक जजमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी जिसका नाम है कॉमन लॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018. ठीक है, इसके अंदर क्या कहा था? इसके अंदर द कोर्ट फाउंड दिस राइट एज एन एसेंशियल और टू लिबर्टी एज एन एलिमेंट ऑफ प्रिवेसी. तो यहाँ पर क्या अलाउड है? ensure that persons of deteriorated health or terminally ill could execute a living will और एन एडवांस. लिविंग विल क्या होता है? कि भैया अगर मेरी इतनी बुरी हालत हो गई ना तो मुझे मार देना, वो साइन कर सकते. जैसे हम कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी की विल की, ये इसका नाम, ये इसका नाम. लिविंग विल इज कि भैया अगर मेरी ऐसी हालत होगी ना तो मेरे को इंजेक्शन देके टाटा बाय बाय कर देना. ठीक है, ये इंडिया का लॉ है. Political affiliations are seldom considered a disqualification to hold a judicial post. अब यहाँ पर इलाहाबाद के अंदर क्या हुआ ये पकड़ते हैं. द कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑफ जस्टिस शेखर कुमार यादव ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इंक्लूडिंग एन अनएक्सेप्टेबल स्लर अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय विश्व हिंदू परिषद. तो उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ कह दिया है, गलत कह दिया है. तो पढ़ते हैं किसने कहा. पहले लिखेंगे कॉन्ट्रोवर्शियल remarks by Justice Shekhar Kumar Yadav of Allahabad High Court. तो जस्टिस शेखर कुमार यादव ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कुछ अनएक्सेप्टेबल चीजें कही. किसके बारे में? अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी. और ये बातें कहाँ पर कही? इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय विश्व हिंदू परिषद, that is VHP.
cast a shadow on his impartiality as a judge if not his suitability remain in office. Justice Yadav observed that this is India and this will be run. Following remarks कर लेते हैं और फिर remarks लिख लेते हैं हम, ठीक है. Following remarks. Number 1, this is India and it will be run as per the wishes of majority. क्या कहा उन्होंने कि ये इंडिया है और जो मेजोरिटी कहेगी वही होगा. मेजोरिटी कौन है? हिंदूज. कि जो हिंदूज चाहेंगे वो होगा. इट वाज क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम डायक्रोटमी दैट ही वाज स्पीकिंग अबाउट, ही वाज नॉट रेफरिंग टू अ गवर्निंग मेजोरिटी इन डेमोक्रेसी. द जज ऑल्सो, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यही बोला, बट वो कह रहे हैं कि इससे रेफर यही होता है कि वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ना कि डेमोक्रेसी मेजोरिटी ये सब. द जज ऑल्सो सॉट टू कंपेयर हिंदू एंड मुस्लिम चिल्ड्रन. जज compared Hindu and Muslim children. क्या कहा उन्होंने कि Hindus learn kindness and tolerance while Muslims do not, because they witness slaughtering of animals. तो उन्होंने क्या कहा कि हिंदूज जो हैं, हिंदू बच्चे जो हैं, उनमें काइंडनेस होती है, टॉलरेंस होती है, मुस्लिम्स में नहीं होती है, क्योंकि उनके घर में स्लॉटरिंग, मारा जाता है एनिमल्स को. ठीक है ना. अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टेकन नोट ऑफ द रिपोर्ट्स हाईलाइटिंग दिस रिमार्क. ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has taken this into consideration, these remarks into consideration. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें हैं. तो अब यहाँ पर नाम याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस नेम एंड द कोर्ट ही बिलोंग्स टू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. ठीक है. अब यार हिंदू मुस्लिम इशू है, मेरे पीछे मत पड़ जाना. आधी जनता मेरे पीछे पड़ जाती है. कैसे मिस करवाऊं ये? अगर मिस करवा दिया, पेपर में आ गया, तुम्हारे 1 4 5 नंबर चले जाएंगे फालतू में. As the world becomes more reliant on space technology for vital functions, अब वो क्या कह रहे हैं कि स्पेस में सैटेलाइट का ढेर लग गया है. ठीक है ना. सैटेलाइट का ढेर लग गया है, ये भी एक इशू हो गया है. ठीक है ना. डेब्रिस, गंद इकट्ठा हो रहा है. क्या करा जाए अब इसमें? और जो क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लाइमेट चेंज का रीजन ऐसे जिन्होंने लिखना है, वो भी सैटेलाइट्स का जो गंद है उसके बारे में, डेब्रिस के बारे में बात कर सकते हैं अपने ऐसे में. एंड इवन जो लॉन्चिंग होती है, रॉकेट लॉन्च होता है, उसमें कितना गंद होता है. इवन क्लाइमेट चेंज में आप वॉर्ड्स की भी बात कर सकते हो कि वॉर्ड्स की वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है. उसके बाद आया फीफा अनाउंसेस द होस्ट ऑफ 2030 एंड 2034 मेंस वर्ल्ड कप. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. फेवरेट क्वेश्चन है फीफा का, तो पहले इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं. और कहाँ पर हो रहा है? सऊदी अरेबिया विल होस्ट, सऊदी अरेबिया जो है 2034 का होस्ट करेगा. वाइल 2030 एडिशन जो होगा वो स्पेन, अच्छा एक मिनट, सॉरी 2030 जो एडिशन होगा वो स्पेन, पोर्टुगल और मोरक्को मिल करके ऑर्गेनाइज करेंगे. ये क्या है? ये है मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? फीफा बोलते हैं. ठीक है ना. और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो. इन्फेंट होता है बच्चा, जियानी की आइसक्रीम आती होती थी. इन्फेंट को आप आइसक्रीम दोगे? नो. इन्फेंटी, बेटा तुम नहीं खाओगे. ठीक है. तो दिस इज द थिंग, दिस शुड हैव बीन हाईलाइटेड, ये पहले आना चाहिए था. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी याद कर लेंगे. 2030 में कहाँ पर हो रहा है? SPM में हो रहा है. ठीक है. और 2034 में सऊदी अरेबिया, 2030 में सब स्पेन,
Portugal and Morocco, Saudi Arabia 2034. Rights of all religious groups granted, says Syria's new prime minister. सीरिया के अंदर दल बदल गए हैं, तो सीरिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं हम सबको, दो हम इस्लामिस्ट होंगे, हम इस्लामिक लोग हैं, ठीक है, इस्लामिस्ट लोग हैं, बट हम सभी रिलीजन्स के लोगों को राइट्स देंगे, और जो भी लोग सीरिया से भागे हुए थे वो वापस आ जाए, क्योंकि सीरिया में अब पीस होगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। पीएम का नाम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। आगे चलेंगे। हाउ बाथ पार्टी, अ 6 decade लॉन्ग रूल इन सीरिया केम टू अ क्रैशिंग एंड। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या क्या नोट कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि हायत ताहिर अल शाम जो है ग्रुप जो है वो पावर में आ गया है, कहाँ पर, सीरिया के अंदर, ठीक है। द मिलिटेंट ग्रुप हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स। इनके साथ कौन कौन थे, अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि HTS was backed by तुर्की, दैट इज टर्की, तुर्की है। इसका दोस्त कौन है HTS का, तुर्की है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, द HTS फॉर्मर कॉल्ड, ये हम सब कुछ नोट कर चुके हैं, ठीक है ना। इन नॉर्थ वेस्ट सीरिया लिव अंडर द लीडरशिप ऑफ, नाउ लीडरशिप HTS अंडर लीडरशिप ऑफ अबू मोहम्मद अल जोलानी, ठीक है ना। उसके बाद द HTS एंड इट्स एलाई सीरियन नेशनल आर्मी हैड इन्फॉर्म तुर्की दे पार्टन। तो उसके अंदर ये कह रहे हैं कि HTS एंड इट्स एलाई, एलाई मतलब दोस्त, सीरियन नेशनल आर्मी हैड इन्फॉर्म्ड तुर्की अबाउट द अटैक। तो तुर्की को पता था कि ये अटैक होने वाला है, मतलब HTS इज बैक्ड बाय हुम, HTS इज बैक्ड बाय तुर्की है। Under crippling American sanctions, its finances were in shambles during the peak of, तो असाद जो था जिसको भगा दिया गया है, असाद कहाँ भागा है, रशिया में भागा है, ठीक है ना, रशिया को भागा है। तो वो बता रहे कि वो पीक पे था, और असाद was backed by whom, असाद was backed by Russia, Iran and Hezbollah. So these three backed whom, असाद, ठीक है। द रशियंस वर फोकस्ड ऑन यूक्रेन। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये अटैक हो क्यों पाया, क्योंकि रशिया किसके साथ लड़ाई लड़ रहा है, यूक्रेन के साथ। रशिया यूक्रेन के साथ बिजी है, रशिया यूक्रेन के साथ बिजी है। हिजबुल्ला इजराइल के साथ बिजी है, ईरान भी कहीं ना कहीं इजराइल के साथ लड़ाई में बिजी है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए, ठीक है ना, ये जो है द HTS इट्स ऑफेंसिव ऑन November 27 द डे इजराइल एंड लेबनान साइड अ सीज फायर। तो इसराइल और लेबनान हिजबुल्लाह के अंदर ऑलरेडी सीज फायर हो चुका है, ठीक है, उसी दिन ये अटैक हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5th पॉइंट, HTS लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑफेंसिव ऑन 27th November, the day Israel and Lebanon signed a सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या होता है, स्टॉप फायरिंग की, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, नो फाइट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। साउथ कोरियन पुलिस ब्लॉक्ड फ्रॉम रेडिंग प्रेसिडेंट यून्स ऑफिस। साउथ कोरियन पुलिस सेड सिक्योरिटी गार्ड्स वर ब्लॉकिंग अ रेड ऑन प्रेसिडेंट यून्स ऑफिस टू इन्वेस्टिगेट ब्रीफ ऑफ मैरिटल लॉ। अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि साउथ कोरिया के अंदर क्या लगा है, मैरिटल लॉ लगा था, अब दो वो रिमूव हो गया है, बट मैरिटल लॉ किसने लगवाया, प्रेसिडेंट कौन थे साउथ कोरिया के जिन्होंने ये किया, यून सुक योल, यून सुक योल। उसके बाद म्यांमार एथनिक आर्म्ड ग्रुप क्लेम्ड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ की रीजन अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेश बॉर्डर में म्यांमार के एथनिक ग्रुप ने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है ना। द तो यहाँ पे लिखेंगे म्यांमार एथनिक आर्म्ड ग्रुप क्लेम्ड कंप्लीट कंट्रोल of a key region along the Bangladesh
बॉर्डर, ठीक है ना। ठीक है, अराकन आर्मी कंप्लीट कंट्रोल ओवर मोंगडो, ठीक है ना। तो ये इसमें अराकन आर्मी ने मोंगडो, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर के अलोंग साइड है, वो कर लिया। म्यांमार में क्या हो रहा है, म्यांमार में कू हो गया था। कू इज फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। जो लोगों ने चुनकर गवर्नमेंट अपना लीडर बिठाया था उसको लात मर गई, और कौन आके बैठ गया वहां पर, मिलिट्री हेड जो है वो सरकार चला रहे हैं। और वहां पर क्या चल रहा है अब इस टाइम पे, देयर इज सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है, इंटरनल वॉर, इंटरनल फाइट चल रही है वहां पर। कहाँ पर, इंटरनल फाइट बिटवीन आर्मी एंड वेरियस ग्रुप्स, कहाँ पर चल रही है, ये म्यांमार के अंदर, ठीक है। आगे चलेंगे, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। एंड 26th गवर्नर, हु इज द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, Reserve Bank of India, that is RBI. RBI is the central bank, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये। सेंट्रल बैंक का मतलब यही है जिसके पास नोट छापने की मशीन है, यस, ये अकेला है। संजय मल्होत्रा इज द गवर्नर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन, कौन गवर्नर है, या संजय मल्होत्रा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द डैश गवर्नर ऑफ आरबीआई 26th। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, +2 करेंगे तो 26, ठीक है। सो ये हो गया है। अब उसके बाद आगे चलेंगे, आईएलओ रिपोर्ट्स, ठीक है, ओके। आईएलओ रिपोर्ट्स आस्किंग नेशंस टू अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एट वर्क। वो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे द सोशल डायलॉग रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, द सोशल डायलॉग रिपोर्ट जो है वो किसने, कौन लेकर आया वो रिपोर्ट। सबसे पहले लिखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम प्यार से आईएलओ भी बोलते हैं। Released in Geneva on Wednesday, has recommended the government to uphold fundamental principles. Recommended governments to uphold fundamental principles and right at work, especially freedom of association and collective बार्गेनिंग। तो वो कह रहे हैं कि राइट टू वर्क के अंदर आप मतलब जो मैनेजमेंट है उससे लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके कि इतनी देर काम करेंगे, इतनी हमारी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है ना। और उन्होंने क्या बात करी, पीक लेवल सोशल डायलॉग, मतलब इसका मतलब क्या होता है, पीएलएसडी का, थिंग्स शुड बी रिलैक्स्ड, ठीक है ना, चीजें रिलैक्स होनी चाहिए। तो ये बोला ये रिपोर्ट में। क्वेश्चन क्या बनेगा, सोशल डायलॉग रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, नहीं, किस कौन लेकर आई है, आईएलओ लेकर आया है, ठीक है। इंडिया अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया, लिखेंगे इंडिया अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया इन 2023। ये किसने बोला है, डब्ल्यूएचओ ने। ये कौन कह रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। कौन कह रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO, ठीक है। पेरेंट्स डोनेट बॉडी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी फॉर मेडिकल एजुकेशन। ये कहाँ पर हुआ है, हरिद्वार में ये हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड के कपल हैं जिन्होंने अपना बच्चा डोनेट कर दिया, बच्चे की डेथ हो गई थी हार्ट एलिमेंट की वजह से, और उन्होंने अपना बच्चा रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया। तो कितना बड़ा दान है ये, ओके। एमिड दिन लोकसभा क्लियर्स रेलवे बिल टू इनहांस इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड। तो रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 passed in Lok Sabha,
तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो हमारे आपको पता है ये बिल पास हो गया है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं. The bill was passed 5 months after it was introduced. All the provisions in the erstwhile colonial era Indian Railway Board Act 1905 are proposed to be incorporated in railway through this bill. All provisions of Indian Railway Board Act 1905 proposed to be incorporated in Railway Act 1989. Now, it is intended to simplify the legal framework and reduce the need to refer to two laws. ठीक है ना, intention क्या है? Intended to simplify legal framework and reduce the need to refer to two laws, कि आपको दो laws को refer ना करना पड़े, simplify करना है legal framework. The bill proposes to amend. Amend का मतलब होता है change the Railways Act 1989. ठीक है, क्या कर रहा है? प्रोवाइड स्टैट्यूटरी मतलब एक लीगल बैकिंग, स्टैट्यूटरी बैकिंग टू रेलवे बोर्ड which has functioned without such a sanction since it began functioning. स्टैट्यूटरी मतलब लॉ, एक लॉ आ गया है जो इसको गवर्न करेगा, जो होगा सब कुछ. सीक टू एनहांस फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ statutory powers seek to enhance functioning and independence of railway board. The provision added the amended bill authorized the union government to decide composition. Union government can decide composition. Composition का मतलब होता है कितने लोग होंगे बोर्ड में, कौन कौन होंगे, terms of service, qualification, ये सब कुछ जो है कौन डिसाइड कर पाएगा? It would be union government. The bill proposes to improve of operational efficiency, decentralized power, granting greater autonomy to railway zones. क्या करेगा? Greater autonomy मतलब independence, greater autonomy to railway zones मतलब greater independence to railway zones. उसके बाद द बिल proposes to establish an independent regulator to oversee tariffs. Tariffs मतलब कितना किराया लगाएंगे, ठीक है ना. Bill proposes to establish an independent regulator to oversee tariffs, safety, and participation of private sector in the railways. ठीक है ना, तो टेरिफ कितना किराया लगाना है, सेफ्टी, रेल प्राइवेट सेक्टर इन रेलवेज लेकर आना है, प्राइवेट कंपनीज आ सके. रिकमेंडेशंस टू हैव एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर वर अर्लियर मेड इन 2015 बाय कमिटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग रेलवेज. ये पहले भी आ चुका है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए. Amendment is expected to speed up the approval process for train services. This will help meet pending demands from various regions. Fast track infrastructure.
रेलवे नेटवर्क वॉज एस्टैब्लिश एज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा 9th पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रेलवे नेटवर्क, 9th पॉइंट लिखेंगे रेलवे नेटवर्क was established as a branch of public works department, that is PWD। ब्रांच ऑफ किसका था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, बिफोर इंडिपेंडेंस। when network expanded, Indian Railways Act 1890 was enacted to enable proper functioning of different railway entities। तो सबसे पहले जब रेलवेज आया तो वो किसका पार्ट था? पब्लिक डिपार्टमेंट, वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। फिर इंडियन रेलवेज एक्ट लेकर आए ब्रिटिशर्स। उसके बाद रेलवे ऑर्गेनाइजेशन was separated from PWD and Railway Board Act was enacted in 1904। This is very very important, ठीक है ना। रेलवेज का क्या रहा इंडिया के अंदर, ये पूरा वो बता रहे हैं। सबसे पहले रेलवेज किसका पार्ट था? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का पार्ट था, दैट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का पार्ट था। उसके बाद इंडियन रेलवेज एक्ट लेकर आए। उसके बाद रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 लेकर आए, ठीक है ना। वो सेपरेटेड फ्रॉम पीडब्ल्यूडी, और ये सेपरेट हुआ 1905 में पीडब्ल्यूडी से, दैट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। टेरिफ जो है वो देखेगा, एक क्या होगी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होगा जो टेरिफ देखेगा। प्राइवेट रेलवेज लेकर आएगा, सेफ्टी को देखेगा। रेलवे जोन्स जो है, नॉर्दर्न जोन, बड़ी जोन्स बनी हुई रेलवे को, उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑटोनॉमी? इंडिपेंडेंस देगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर रेलवेज में ये कह रहे हैं कि जितनी इंडियन रेलवेज बोर्ड एक्ट का जो भी था वो ये लेकर आ रहे हैं नए वाले एक्ट में, टू बी इनकॉर्पोरेटेड। एक मिनट, द रेलवेज बिल वाज पास, द बिल वाज act are proposed to be incorporated in the railways act through this bill। तो यस, ये वाला मतलब इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। बट ये अमेंड भी कर रहा है कौन से एक्ट को? रेलवेज एक्ट 1989 को। मतलब जो यहाँ पर इस बोर्ड एक्ट में लिखा हुआ है वो ये फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। चेंजेस मेजरली किस में लेकर आ रहे हैं? रेलवेज एक्ट 1989 में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि किसको अमेंड कर रहा है, कौन सा ईयर का लॉ है, ठीक है। प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बैकिंग, मतलब एक लीगल बैकिंग हो गया, एक लॉ है जो पूरा देखेगा रेलवे बोर्ड को, ठीक है। उसका कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कितने मेंबर्स होंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी, कब वो रिटायर होंगे, ये सब कुछ देख पाएगी। ये कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ओनली लाइट टच रेगुलेशन विल हेल्प इनोवेशन ऑफिशियल। अब इसके अंदर यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, अब इसके अंदर वो कह रहे हैं रिलैक्स होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर कहीं और पे मैंने रिलैक्स बोल दिया। अब ये क्या है? पीक लेवल एसोसिएशन ऑल्सो आस्क द मेंबर कंट्रीज टू इक्विप लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। पीक लेवल सोशल डायलॉग, यहाँ पे रिलैक्स का नहीं है मतलब इसका। पीक लेवल सोशल डायलॉग की आप बातचीत करिए, चाहे कंट्रीज जो हैं लेबर लॉज के बारे में आपस में बात करें, चाहे मैनेजमेंट और वर्कर जो हैं वो आपस में बात करें। इनका मतलब ये है, नॉट रिलैक्स्ड। रिलैक्स का मतलब जो है वो अब हम पढ़ेंगे, मुझे कंफ्यूजन हो गई, सॉरी। चलिए आगे नीचे चलेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं? ओनली लाइट टच रेगुलेशन विल हेल्प इनोवेशन ऑफिशियल। लाइट टच रेगुलेशन, वो कह रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर हमें थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? लाइट टच रेगुलेशन विल हेल्प इन इनोवेशन, will help in innovative content creation। और लाइट टच
रेगुलेशन क्या है, रिलैक्स्ड, कि ज्यादा ये नहीं कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, फिर आप कंटेंट क्रिएशन में इनोवेशन नहीं देख पाओगे। ठीक है ना, ये कहाँ पर बोला गया, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन सेलुलर, किसने ऑर्गेनाइज करी, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक associations, that is ICEA, in collaboration with Association of Radio Operators for India, that is AROI, on future of digital radio broadcasting इन इंडिया। तो डिजिटल रेडियो को भी डिजिटाइज करा जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने विद एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, तो वहां पर ये बात हुई। तो एक कॉन्सेप्ट का मतलब पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत जरूरी है। उसके बाद in November 25, the Indian government announced the launch of One Nation One Subscription, ONOS। तो ONOS क्या है, One Nation One Subscription, that is ONOS। Now what is ONOS? ONOS is that plan to improve। तो इसके अंदर क्या है, साइंटिस्ट कंक्लूड ऑन, अब यहाँ पे रिसर्च पेपर क्यों लिखे जाते हैं, अब मान लो कोई आपको लग रहा है कि यार ये सोल्यूशन होना चाहिए, आप पूरा उस एक टॉपिक पे रिसर्च करते हो, सोल्यूशंस देते हो, उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखते हो, तो रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए वो लोग आपसे पैसा लेते हैं, जो पढ़ते हैं वो उनसे भी वो पैसा लेते हैं, राइट, बहुत हैवी फीस होती है। तो सरकार ने कहा कि हम जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर प्लान टू इम्प्रूव, ये क्या है, प्लान टू इम्प्रूव access to research journals for the country's public education and research institute। ठीक है, अब इसके अंदर अब इसमें समझ नहीं आ रहा था कि कितने कौन से जर्नल फ्री मिलेंगे या क्या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिखेंगे some form of cold institute in subscribe to this, ONS will replace this, लिखेंगे institutes in India had subscribed to subscription journals, ठीक है ना। अब ONOS क्या करेगा, will replace this as a single window through which all government funded institutes in the country will be able to access more than 13,000 journals published by 30 major international publishers। तो यहाँ पर क्या है कि इंस्टेड के हर इंस्टीट्यूट अपनी फीस पे कर रहा है, गवर्नमेंट फीस पे करेगी और सभी इंस्टीट्यूट्स को ये सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर देगी, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन थी कि कौन से वाले प्रोवाइड करेंगे, विल असेस ऑल पेपर जर्नल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ at all public institutes will be able to
assess all papers in journals participating in ONOS irrespective of their डिसिप्लिन। अब यहाँ पर लॉ वालों को मेडिकल वाले दिखेंगे, मेडिकल वालों को लॉ वाले दिखेंगे, सबको सभी डिसिप्लिन अवेलेबल होंगे। तो ये है ONOS, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। उसके बाद ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ ज्ञानविपी पिटिशन इन 2022 जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ made an oral observation that section 3 and 4 of Places of Worship Act 1991 do not prohibit ascertainment of religious character of any place of worship। तो यहाँ पर अगेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है ना, इसके अंदर लिखेंगे नंबर 1 ज्ञानवपी मॉस्क हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ made an oral observation that section 3 and 4 of Places of Worship Act 1991 do not prohibit the ascertainment of religious character of any place of worship, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, हमने पढ़ा अभी इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि जो जहाँ पर टेम्पल है वहाँ टेम्पल रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा रिलीजियस प्लेस, जैसा 15 अगस्त 1947 को था जब हम इंडिपेंडेंट हुए ब्रिटिशर्स के रूल से, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि करेक्टर ऑफ प्लेस जो है वो डिटरमाइन सर्टेन करने से नहीं रोकता है सेक्शन 3 एंड 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा ओरल ऑब्जर्वेशन में। अब इस ऑब्जर्वेशन की वजह से क्या हुआ, इस ऑब्जर्वेशन की, ठीक है ना, ओरल ऑब्जर्वेशन किया, लोअर जुडिशरी विद अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेशंस कोर्ट ऑफ यूपी एंड राजस्थान एडमिटेड पिटिशन सीकिंग असर्टेनमेंट, ठीक है ना, पिटिशंस एडमिटेड इन लोअर judiciary seeking to ascertain the religious character of mosques and other places। अब बहुत सारे केसेस आ गए जिन्होंने कहा कि ठीक है आप रिलीजियस करेक्टर असरटेन करो, ठीक है ना। अब कौन कौन से प्लेसेस आए इसके अंदर? अजमेर दरगाह, अढ़ाई दिन का झोनपरा, शाही जामा मस्जिद इन लखनऊ, शमसी जामा मस्जिद इन बदाऊं, अटाला मस्जिद इन जूनपुर, ठीक है ना। उसके बाद शॉर्टली आफ्टर द सिविल जज इन संभल ऑर्डर्ड अ सर्वे ऑफ टाउन्स। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब ये होने लगी, ठीक है। अब ये चौथा जो है संभल वाला इशू हुआ। संभल वाला इशू जो है वो बहुत ही डिटेल में हमने नवंबर में कवर किया हुआ है, ठीक है। ये यूपी का मॉस्क है, उसका इशू डिस्कस हो रखा है ऑलरेडी। उसके बाद अराउंड द सेम टाइम अजमेर वेस्ट सिविल कोर्ट एडमिटेड पिटिशन क्लेमिंग अजमेर दरगाह, लिखेंगे अजमेर वेस्ट सिविल कोर्ट admitted a petition claiming that the Ajmer Dargah
was originally a संकट मोचन मंदिर। ठीक है ना, तो ये वाला हो गया। उसके बाद द दरगाह पिटिशन ट्रिगर डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ 12th सेंचुरी मॉस्क, 2.5 दिन का धौलपुर टू इट्स अलेज प्री इस्लामिक हेरिटेज। ठीक है, यहाँ पर डिमांड फॉर restoration of 12th century mosque, 2.5 दिन का झोंपड़ा to its pre-Islamic heritage। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद 2.5 ढोलवा ओरिजिनली कहा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा was originally a Sanskrit college and temple demolished in the end of 12th century। ठीक है ना, तो ये है द मॉस्क वाज बिल्ट बाय। अब यहाँ पर बोला जा रहा है एक मॉस्क कन्वर्टेड इनटू मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा वाज मॉस्क वाज बिल्ट बाय, ये मॉस्क वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक around the time he built Quwwat ul Islam Masjid in Qutub Minar complex in Delhi। ठीक है ना, तो ये बोला जा रहा है इनके बारे में। उसके बाद व्हाट अबाउट शमशी जाना मस्जिद। अब इसके बाद बोला जा रहा है सुल्तान इल्तुतमिश ब्यूटिफाइड इट इन, सुल्तान इल्तुतमिश ब्यूटिफाइड इट इन AD 1213। तो ये मॉस्क की स्टोरी हो गई। उसके बाद शमशी, ये कौन सा पॉइंट बनेगा, 7th। शमशी जामा मस्जिद विच इज़ अ 800-year-old जामा मस्जिद, ये भी क्रिटिसाइज करी जा रही है कि यहाँ पर भी टेम्पल हुआ करता था। तो ये सारे इश्यूज हैं, इनको हमने नोट कर लिया। मेजर जो इसके अंदर है संभल वाला इशू है जो बहुत डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी नवंबर में, वहां से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है ना, और इनका ये देख लेना सर्च मार के कि ये कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, इतना ही करना है आपको। सॉरी फॉर द बर्प। इन 2024 क्रिकेट एंड इलेक्शंस डोमिनेटेड गूगल सर्च इन इंडिया। तो ये लिखेंगे इन 2024 cricket and elections dominated Google searches in India। ठीक है ना, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा सर्च वर्ड था, IPL, इंडियन प्रीमियर लीग मोस्ट सर्च्ड टर्म। आपने सर्च करी थी, मैंने करी थी सर्च, फॉलोड बाय T20 वर्ल्ड कप, ये भी मैंने सर्च करी थी। कमेंट करके बताना किस किस ने सर्च करी थी। उसके बाद यहाँ पर IPL थी, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, फिर भारतीय जनता पार्टी, जब इलेक्शन रिजल्ट आने वाले थे, इलेक्शन रिजल्ट्स, ओलंपिक्स, एक्सेसिव हीट। सबसे ज्यादा सर्च जो था IPL था। ठीक है, दिस कैन बी अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन सितंबर चीफ जस्टिस, वो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होती है चीफ जस्टिस की स्पेशली, वो टेन्योर बहुत छोटा है उनका, मतलब कई होते हैं सिर्फ 24 डेज के लिए अपॉइंट हुए, 5 डेज के लिए, ये नहीं होना चाहिए, उनका टेन्योर बढ़ाना चाहिए। राइट, सो गाइस दैट्स इट। नहीं अभी दैट्स इट नहीं, इसके अंदर तो यहाँ पे हम बात करेंगे वाइकोम स्ट्रगल वॉज फॉट अगेंस्ट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाइकोम स्ट्रगल के बारे में। वाइकोम
स्ट्रगल क्या थी? fought against prohibition of backward caste Hindus from walking on the streets adjacent, जो साथ में streets हैं, to Vaikom महादेव व टेम्पल, इनके साथ की स्ट्रीट्स पे नहीं चल सकते थे, बट इवेंचुअली फाइट हुई. विद द एंट्री ऑफ परियार इट स्लोली बिकेम अ मास मूवमेंट. विद एंट्री ऑफ परियार in 1924 became a mass movement. ठीक है, और नवंबर 1925 में रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड. तो जो कोई भी कास्ट का इंसान था वो स्ट्रीट पर चल सकता था. स्ट्रीट्स फाइनली लिस्टेड. ठीक है ना. तो ये वाइकॉम स्ट्रगल क्या है? ये है वाइकॉम स्ट्रगल. कौन एंटर करे उसमें? परियार. और कब ये रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हुई? या सो गाइज, इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू loggery.in. वहाँ पर आपको वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको MCQs मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है, वहाँ पर हम MHCD 5 ईयर 3 ईयर के मॉक टेस्ट हैं, SLAT AIAT के मॉक टेस्ट हैं. ठीक है, अब ये भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हेल्प करेगा आपको. CUT UG PG इवन दो पैटर्न चेंज हो जाएगा, आप पहले ये वाले जो हैं प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, एंड जामिया के मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल है. NLSAT का प्रैक्टिस जो आंसर राइटिंग सेशंस है वो अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना. बाय बाय, टेक केयर.